नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेज में। इस क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे चौहानों की उत्पत्ति, जो राजस्थान जीके का एक पार्ट है। ये टॉपिक आरएस और टीचर की वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इसके अलावा राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनमें राजस्थान की हिस्ट्री पूछी जाती है, उन सब एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत उपयोगी है। तो चलते हैं हम क्लास में। राजस्थान का इतिहास में चौहानों की उत्पत्ति। तो कहां से होती है चौहानों की उत्पत्ति? अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति किस किसने माना है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। अग्निकुंड से चौहान राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है। चंद्रबताय की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो जो चंद्रबताय था, जिन्होंने कौन सी पुस्तक की है? पृथ्वीरासो। और इन्होंने कहा है कि ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो उन चारों जातियों में कौन कौन है? चौहान है, एक चालुक्य, परमार और प्रतिहार, ठीक है। चालुक्यों को हम सोलंकी भी कहते हैं। मूणत नयनसी व सूर्यमल मिश्रण ने इस सिद्धांत को समर्थन दिया है, ठीक है, कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है, राजपूतों के जो 4 जाति की उत्पत्ति, वो कहां से हुई है? अग्निकुंड से हुई है, ठीक है। और सर्वप्रथम ये सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक में लिखा। कौन? उसकी पुस्तक का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। वर्तमान वैज्ञानिक दौर में यह सिद्धांत न केवल अवैज्ञानिक बल्कि बनावटी भी लगता है, ठीक है। संभवतः ऐसा रहा होगा कि बौद्ध व जैन धर्म के प्रभाव में हिंसा त्याग चुके क्षत्रियों को बाह्य आक्रमणों के विरुद्ध सचेत करने के लिए इस कथानक का प्रयोग किया गया होगा, अथवा किन्हीं कबीलाई सरदारों व विदेशी योद्धाओं को अग्नि में दीक्षित कर क्षत्रियों में शामिल किया गया होगा, ठीक है। तो ये देखिए, जो पुराने विद्वान थे, जो दरबारी विद्वान थे, उन्होंने तो अलग अलग अवधारणाएं दी है। नैन्सी ने क्या कहा है, सूर्यमिल मिश्रण ने क्या कहा है, चंद्र प्रसाद तो वैसे ही महान थे, ठीक है। लेकिन आज के दौर में अगर हम इस कथाओं पे या फिर अवधारणाओं पे अगर बात करें, तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें सब अवैज्ञानिक है और बनावटी लगती है, ठीक है। हुआ क्या होगा, हम इस चीज पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे चलो ये हम मान लेते हैं, पर अगर वैज्ञानिक जो अध्ययन होता है उसमें क्या होता है कि एक चीज पे बात होती है कि प्रेजेंट में, कि उस समय ऐसी कौन सी स्थिति और परिस्थिति बनी होगी, उन स्थिति और परिस्थिति के परिणाम स्वरूप कौन कौन से कदम उठाने पड़े, ठीक है। तो उन्हीं का ये क्या है, एक परिणाम हो सकता है कि बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव में हिंसा त्याग चुके क्षत्रियों में, ठीक है। कि हुआ कहता है कि जो जैन और बौद्ध धर्म था उस समय, कब की बातें ये है? ईसा के 34 ईस्वी और के बाद की बातें, ठीक है। तो जब क्या था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म चरम में था, ठीक है, पराकाष्ठा पे था। और उस समय बौद्ध और जैन धर्म अधिकतर क्या कहते थे कि हिंसा का त्याग करो और किसी भी प्राणियों को दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है, दुख नहीं करना चाहिए। तो ये जो इस तरीके के जो ज्ञान है, वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने दिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो क्षत्रिय थे
ऐसा माना जाता है कि जो मैक्सिमम क्षत्रिय थे वो ब्राह्मणों, ठीक है, या फिर बाह्य आक्रमणों के विरुद्ध सचेत करने के लिए इस तरह की कथाओं का उपयोग किया गया था, ठीक है, अथवा किन्हीं कबीलाई सरदारों या विदेशी योद्धाओं को अग्नि में दीक्षित कर क्षत्रियों में शामिल किया गया था। हो सकता है उस समय हिंसा का कॉन्सेप्ट आने, अहिंसा का कंसेप्ट आने के बाद कई लोगों ने हिंसा छोड़ दी हो, लड़ने के लिए वो आतुर ना हो, उनमें मतलब वीरता का भाव चला गया हो, ठीक है, तो उन लोगों में जो हमारे स्थानीय लोग थे उनमें विदेशियों के आक्रमण से बचने के लिए उनमें एक तरीके से साहस, वीरता, ठीक है, इस तरह के गुण लाने के लिए ऐसा किया गया होगा, ठीक है। तो ये हम मायने ही लगा सकते हैं, इसका कोई प्रमाणित तो ये चंद्र बदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार ही हम कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम अभी तो अनुमान ही लगा सकते हैं और अभी कई सारा रिसर्च होना भी बाकी है इतिहास के बारे में। राजस्थान का इतिहास होता रहेगा, जैसे जैसे रिसर्च होता रहेगा, डेटा आएगा सामने लोगों के सामने, वैसे वैसे इतिहास में चेंजेस होता जाएगा, ठीक है। अलग अलग कंसेप्ट होंगे, अलग अलग मत होंगे, विद्वानों में विवाद होगा, तो ठीक है, ऐसा चलता रहना चाहिए, नई चीजें उभर के सामने आनी चाहिए और लोगों को राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी का लाभ प्राप्त होता रहना चाहिए, ठीक है। सूर्यवंशी, ठीक है, पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो आदि ग्रंथों तथा इतिहासकार गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, इन्होंने चौहानों को क्या माना है? सूर्यवंशी, ठीक है, इन सब ने चौहानों को सूर्यवंशी माना है। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख भी इन्हें सूर्यवंशी घोषित करता है, किन्हें? अजमेर के चौहानों को, ठीक है, जो अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रखा हुआ है। तो पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो, ये ग्रंथ, ठीक है, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजमेर के चौहानों को क्या माना है? सूर्यवंशी, ठीक है। और इसका जो प्रमाण है वो कहाँ पे रखा गया है? अभी अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में। चंद्रवंशी इनको कौन कौन मानते हैं? पृथ्वीराज द्वितीय का हास्य अभिलेख जो कहाँ पे है? हरियाणा में। और आबू पर्वत का अचलेश्वर मंदिर, अचलेश्वर मंदिर अभिलेख इन्हें चंद्रवंशी बताता है, ठीक है। ब्राह्मण क्या कहते हैं? बिजोलिया अभिलेख व चंद्रावती अभिलेख व कायम खान रासो ग्रंथ में चौहानों को ब्राह्मण बताया। तो देखो अभी क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता गया अलग अलग लोगों ने अपने अध्ययन के अनुसार अलग अलग मत निकाले, अलग अलग प्रिंसिपल निकाले, अलग अलग अवधारणाएं दी, ठीक है। तो जैसे 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 ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है लोगों को, वैसे वैसे ही प्राइमरी डेटा आता जाता उनके पास में और अपने मायने निकालते वो कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे, ठीक है। ऐसा कदम राजा ने क्यों उठाया, वहां के लोग किस तरह के थे, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनकी राज व्यवस्था कैसी कैसी थी, ठीक है, राजा के क्या कर्तव्य थे, तो ये सब क्या है तब पता चलता है जब रिसर्च होता है, ठीक है। बिजोलिया अभिलेख के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी चौहानों को ब्राह्मण बताया, ठीक है। विप्र श्रीवत्स गोत्रीभूत अंकित पंक्ति इस विचार की पुष्टि करती है। तो जो ये पंक्ति है इसमें चौहानों को क्या बताया गया है? ब्राह्मण, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सूर्यवंशी किसने कहा है, क्यों कहा है, चंद्रवंशी किसने कहा है, ब्राह्मण किसने बताया है चौहानों को, ये हमने इस स्लाइड में विस्तार से पढ़ा है। हालांकि यह भी मत पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता क्योंकि अक्सर राजाओं द्वारा अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लिया जाता है, ठीक है। तो देखो हम ये भी नहीं कर सकते कि वो ब्राह्मण थे, ठीक है, क्योंकि कोई भी अवधारणा, कोई भी मत फिक्स नहीं होता है, ठीक है, सबके अपने अपने मायने होते हैं।
पांचवा आता है विदेशी। विदेशी कौन बताते हैं इनको? जेम्स टोड ने चौहानों को विदेशी बताया, ठीक है। तथा मध्य एशियाई जाति शक, जिन्हें शीतियन भी कहा जाता है, शक की रस्मों रिवाज के आधार पर साम्यता बताई है। तो इन्होंने ये बताया है, जेम्स टोड ने, कि जो चौहान, जो अजमेर के चौहान थे, उनकी जो परंपराएं थी, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य थे, रस्में थी, रिवाज थी, ठीक है, वो किनके समान दिखाई देते हैं? वो जो मध्य एशियाई जाते थे शक, ठीक है। तो शकों का और जो अजमेर के चौहानों के जो परंपराएं, रीति रिवाज, कुछ प्रथाएं क्या थी, ये सेम माना, सेम बताया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने, उनको अध्ययन में पता चला है कि वो जाति शक और अजमेर के चौहान नो में ये समानताएं हैं, ठीक है। विलियम क्रुक और डॉक्टर स्मिथ ने भी इस मत को स्वीकार किया है। और ये देखो फिर से दो विदेशी और बताते हैं कि क्षत्रिय क्या थे, मतलब अजमेर के चौहान क्या थे, विदेशी। तो हम इसको वैसे ही याद रख सकते हैं कि निम्न में से कौन से विदेशी शासक है जिन्होंने चौहानों को विदेशी बताया। तो विदेशी अगर कोई नाम होगा तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि हमने जितने भी पढ़े हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ब्राह्मण, तो ये सब इंडियन नेम है, आप समझ जाओगे। याद करने के लिए, याद करने का प्रिफिक्स से मैं बता रहा हूँ ये चीज। डॉक्टर ओझा ने इस प्रकार की रस्मों रिवाज की साम्यता को ऊपरी बताते हुए कहा है कि जो रस्में रिवाज जैसे वेशभूषा, पेशा, सूर्य पूजा, अग्नि व पशु पूजन, हथियारों की पूजा, यज्ञ संपादन, सती प्रथा, मद्यपान आदि राजपूतों व मध्य एशिया की जातियों में साम्यता के कारण दिखाई देते हैं, वे आर्य संस्कृति के उन देशों प्रचार के प्रतीक न की उत्पत्ति के, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जैसे कि आर्यों का आगमन, ठीक है, हम अगर इस पे बात करें आर्यों का, तो आर्यों का आगमन कहाँ से माना गया है? कई सारे मतों में एक मत ये भी कहते हैं कि ये यूरोप से आए हैं, ठीक है। तो यूरोप से आने के दौरान भारत में जहां जहां से, जैसे अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें, मध्य एशिया की, ठीक है, तो मध्य एशिया से ही हम क्या करते हैं, यूरोप से भारत आने का उस समय में रास्ता था। तो जहां जहां से यूरोपियन या फिर आर्यन आए, वहां वहां पे उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाजों का प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो वो बताते हैं कौन, डॉक्टर ओझा, कि ये उत्पत्ति के कारण नहीं है, वो आर्य लोग जहां जहां पे गए, वो उन उन देशों में उन्होंने अपने रीति रिवाजों और परंपराओं, प्रथाओं का क्या किया, उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, ठीक है। तो ये हम एक अवधारणा मान सकते हैं। रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख में चौहान को इंद्र का वंशज भी बताया है, ठीक है। तो ये फिर अलग से एक और कंसेप्ट आता है कि रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख में इंद्र को, चौहानों को इंद्र का वंशज बताया, ठीक है। बिजोलिया अभिलेख क्या कहता है, ठीक है, अब इस पे बात करते हैं कि इसमें अलग कौन सा कॉन्सेप्ट है। ये बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में स्थित है, ठीक है, जो दिगंबर जैन जैन लोलाक द्वारा मंदिर तथा कुंड निर्माण की स्मृति में लिखवाया गया था। तो बिजोलिया अभिलेख किस लिए लिखवाया गया था? लोलाक द्वारा मंदिर व कुंड निर्माण की स्मृति में यह अभिलेख लिखवाया गया था। इसमें सांभर अजमेर के चौहानों की वंशावली की जानकारी मिलती है, ठीक है। इनके अनुसार चौहान राजा वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाया और नागौर को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। जो राजा वासुदेव था, चौहानों का राजा, उन्होंने सांभर झील का निर्माण करवाया और नागौर में अपनी राजधानी स्थापित की। इस अभिलेख में वासुदेव के वंशज सामंत चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ को दिल्ली विजय की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ को की दिल्ली विजय की जानकारी भी इस अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में बहने वाली कुटिला नदी के आसपास क्षेत्र जैन शैव तीर्थों की जानकारी हमें इस अभिलेख से भी मिलती है। मंदिरों को दिए जाने वाली भूमि अनुदान की जानकारी भी इससे मिलती है और इस अभिलेख से राज्य के प्रशासनिक विभाजन की जानकारी भी हमें मिलती है। तो
बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के फैक्टर से, ठीक है। वैसे प्री के लिए तो है ही ये रेलिवेंट, और मेंस के सीधा सीधा क्वेश्चन हो सकता है मेंस का भी, कि बिचौलिया अभिलेख का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो इसमें भी जो प्रशासनिक विभाजन क्या क्या है, एक तो देश एक इकाई थी, पतन था, पुर था, पल्ली और ग्राम। तो प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी हुई थी? 5 भागों में। पहले अभी कितने भागों में? 3 में। कौन कौन से में? केंद्र और राज्य और पंचायत राज या फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। उस समय प्रशासनिक व्यवस्था 5 भागों में बटी हुई थी। तो ये जो अभिलेख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन कई सारे यहाँ से तो क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इस स्लाइड को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। गांव की एक बड़ी इकाई को प्रतिगण कहा जाता था, ठीक है। ग्राम का प्रमुख महत्तर तथा प्रतिगण का प्रमुख पारिग्राही कहलाता था, ठीक है। जो कई सारे गांव मिलके प्रतिगण बनाते थे, ठीक है। और जो एक गांव का मुखिया तो महत्तर कहलाता था, ठीक है। और ये गांवों का समूह को क्या कहा गया था? प्रतिगण। और इस प्रतिगण को प्रमुख को क्या कहा गया है? पारिग्राही, ठीक है। इसी प्रकार इसमें सामंत व भुक्ति नामक प्रशासनिक अधिकारियों के नाम भी हमें मिलते हैं, ठीक है। सामंत व भुक्ति। सामंत कौन होते थे? सामंत एक एक जैसे कोई राज्य है उसको संभालने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो अभी प्रेजेंट में सीएम होगा, एक राज्य का मुख्यमंत्री, और जिला कलेक्टर क्या हो गए? सामंत हो गए, ठीक है। तो उस समय भी जो सामंत और भुक्ति नामक प्रशासनिक अधिकारियों के नाम मिलते थे। इस अभिलेख से राजस्थान के विभिन्न नगरों के प्राचीन नामों की भी हमें जानकारी मिलती है। वो कौन कौन से नाम थे? पहला आता है उनमें विजयवल्ली, जो बिजोलिया, ठीक है। श्रीमाल, भीनमाल, अहिछत्रपुर नागौर में, मंडलकर मांडलगढ़, जाबालीपुर जालोर, नागद नागदा में, नड्डुल नाडोल, उत्तमाद्री उत्परमाल और शाकंभरी सांबर, ठीक है। तो हमें इस अभिलेख से, बिजोलिया अभिलेख से इन इन प्राचीन नामों की या फिर प्राचीन नगरों की जानकारी भी हमें इससे मिलती है। नेक्स्ट आता है दिल्ली का, ठीक है। इस लेख का रचयिता गुणभद्र, लेखक कायस्थ केशव और उत्कीर्णक गोविंद था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ये जो दिल्ली का जो अभिलेख है उसके रचयिता कौन थे? गुणभद्र, ठीक है। और लेखक कौन था? कायस्थ केशव। और इसको उत्कीर्ण करने वाला कौन था? गोविंद। तो एक ही लाइन से 3-3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस अभिलेख के पास एक अन्य अभिलेख भी है जिस पर सिद्ध सूरी द्वारा रचित ग्रंथ उत्तम शिखर पुराण उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है। अब आते हैं विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। यह अभिलेख अजमेर के सरस्वती कंठाभरण मंदिर से प्राप्त हुआ है, जो अब राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। राजपुताना म्यूजियम कहाँ पे है? ये अजमेर में ही है, ठीक है। इस अभिलेख में चौहानों के मूल पुरुष व वंश के बारे में 4 मुख्य बातें कही गई है, ठीक है। तो पहली बात कौन सी है? चौहानों का आदि पुरुष कौन था? मालव वंश में उत्पन्न हुआ था, ठीक है। चौहानों का आदि पुरुष सूर्य वंश के इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ था। चौहानों का आदि पुरुष भगवान राम के छोटे पुत्र कुश के वंश में उत्पन्न हुआ था। और चौहानों का आदि पुरुष चाहमान था, ठीक है। तो इस अभिलेख से हमें चौहानों के मूल पुरुष और वंश के बारे में प्रमुख प्रमुख बातें जानने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं उत्पत्ति स्थल। चौहानों के उत्पत्ति स्थल कौन सा था? चौहानों का प्रारंभिक स्थल अनंत प्रदेश, सीकर जिले के निकटवर्ती शहर तथा ये
अनंत प्रदेश से लेके ये पुष्कर अजमेर तक ये क्षेत्र था, ठीक है। रामकरण आसोपा के अनुसार, किनके अनुसार? रामकरण आसोपा के अनुसार सांबर झील के चारों तरफ रहने के कारण ये चाहमान कहलाए, ठीक है। इस प्रकार चौहानों के राज्य का प्रमुख भाग क्या था? सफालदक्ष, सफाल सॉरी सपादलक्ष। सांबर झील के आसपास का क्षेत्र था सपादलक्ष। उनकी राजधानी क्या थी? अहिच्छत्रपुर, ठीक है। तो इनके उत्पत्ति स्थल कहां से कहां माने गए हैं? सीकर का जो निकटवर्ती क्षेत्र था और अजमेर के आसपास, सीकर से और अजमेर के बीच के जो क्षेत्र था वो चौहानों के प्रारंभिक स्थल माना गया है। और रामकरण आसोपा के अनुसार तो जो सांबर झील के चारों तरफ का एरिया था वो एरिया किनका माना गया है? चौहानों की उत्पत्ति का एरिया माना गया है। और सांबर झील के आसपास रहने के कारण ही चौहानों को चाहमान भी कहा गया है, ठीक है। और चौहान राज्य का प्रमुख जो मैक्सिमम जो पार्ट था वो सपादलक्ष था, जो नागौर के आसपास और अजमेर के बीच की जो क्षेत्र था उसको सपादलक्ष कहते हैं। और उनकी राजधानी इसीलिए क्या थी? अहिच्छत्रपुर, जो नागौर थी। वासुदेव, अब आते हैं हम इनके राजाओं पे। वासुदेव चौहान राज्य का संस्थापक था। राजशेखर की प्रबंध कोश के अनुसार 1551, कब? 1551 ईस्वी में सपादलक्ष में चौहान राज्य की स्थापना की थी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इन्होंने सांबर झील का ही निर्माण किया था, ठीक है। तो वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट चलते हैं गुवक प्रथम। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के ये सामंत थे, ठीक है। कौन? गुहाक प्रथम। गुवक प्रथम को प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय की सभा में वीर की उपाधि मिली थी, ठीक है। कालांतर में गुवक प्रथम ने प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। इस प्रकार गुवक प्रथम पहला स्वतंत्र चौहान राजा बना, ठीक है। तो गुवक प्रथम का क्या इतिहास रहा है? ये प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे, ठीक है। और प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय की सभा में, या फिर नागभट्ट द्वितीय ने इसको वीर की उपाधि दी थी। उसी के बाद में नागभट्ट द्वितीय की इसने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत हो गया। तब से ही जो गुवक प्रथम है वो प्रतिहारों का चौहानों का एक स्वतंत्र राजा माना गया है। चंदन राज, चंदन राज, इनकी पत्नी का नाम आत्मप्रभा था जो शिव की भक्त थी और पुष्कर झील में 1000 दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना करती थी डेली, रोजाना, ठीक है। और योगिक क्रिया में वो निपुण थी। तो ये चंदन राज का इतिहास है। इंपोर्टेंट फैक्ट पे हम बात कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो और आपको फालतू की चीजें ना पढ़नी हो, ठीक है। अगर आपको जानना हो और इतिहास जानना हो तो आपको मैं और किताबों के नाम बता सकता हूँ, लेकिन कुछ मतलब नहीं है क्योंकि एग्जाम निकालने से आपको मतलब होना चाहिए। वाक्यपति राज, यह 108 युद्धों का विजेता था, ठीक है। वाक्यपति राज 108 युद्धों का विजेता। बेटे लक्ष्मण ने नाडोल में नए चौहान राज्य की स्थापना की। तो नाडोल के चौहानों की स्थापना किसने की थी? वाक्यपति राज के बेटे लक्ष्मण ने, ठीक है। विग्रहराज द्वितीय पाते हैं, इसने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया है और बड़ौद में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया इन्होंने, ठीक है। गोविंद तृतीय कौन थे? मुस्लिम लेखक परिस्ता, मुस्लिम लेखक परिस्ता के अनुसार ये गजनी के राजा को मारवाड़ पार करने नहीं दिया था, ठीक है। और पृथ्वीराज विजय में इसकी उपाधि वेरीगट मिलती है, ठीक है। तो गोविंद तृतीय की उपाधि क्या थी? वेरीगट, वेरी गट, ठीक है।
और परिस्था के अनुसार इन्होंने क्या किया था, गजनी के जो राजा थे उसको मारवाड़ पार करने से मना कर दिया था, ठीक है, या फिर पार करने ही नहीं दिया उसको। वेरीगढ़ का अर्थ क्या होता है, शत्रुओं का संहार करने वाला। तो पृथ्वीराज विजय में ये उपाधि गोविंद तृतीय की मिलती है हमें। अजयराज 1105 से 1133 ईस्वी में इनकी काल अवधि होती है, ठीक है। और 1113 में इन्होंने अजमेर की स्थापना की और राजधानी बनाया अजमेर को। यहाँ पर किले का निर्माण भी अजयराज ने ही करवाया था। इन्होंने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए, ठीक है, जिसको हम किसके नाम से जाने जाते हैं, अजय प्रिय द्रम। तो अजय प्रिय द्रम के नाम से इन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए और अपनी रानी सोमलेखा के नाम से भी इन्होंने सिक्के बनाए थे, ठीक है। इसने गर्जन मातंगों को हराया था, ठीक है। इन्होंने किनको हराया था, गर्जन मातंगों को, ठीक है। अर्णोराज कौन थे, 1133 से 1155 में इनकी टाइम पीरियड है, ठीक है। 1135 में अजमेर में तुर्कों को हराया इन्होंने, ठीक है। युद्ध भूमि को पवित्र करने के लिए पुष्पक पुष्करार करार करारण्य की चंदा नदी को रोककर अनासागर झील का निर्माण कराया किन्होंने, अर्णोराज ने, ठीक है। 1135 की ये बात है। पुष्कर में वराह मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसने मालवा के राजा नरवर्मन को हराया, ठीक है। मालवा के राजा नरवर्मन को भी अर्णोराज ने हराया था। और गुजरात के चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह को भी फटकार लगाई थी इन्होंने, ठीक है। उनकी बेटी कांचन देवी से भी विवाह किया था इन्होंने, अर्णोराज ने। यह गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल से हार गया था, ठीक है, तथा इसे अपनी बेटी जालन देवी का विवाह कुमारपाल से करना पड़ा था। तो ऐसा माना जाता है कि जो विजेता होता है वो जीत में रहता है, ठीक है, और वो कुछ भी कर सकता है। तो ये इस तरीके से काम करते थे, जैसे युद्ध में लड़ने के बाद में कि मैं उसकी बेटी से विवाह कर लूं, उसकी पत्नी से विवाह कर लूं, उसकी बहन से विवाह कर लूं, तो ऐसा ही उस समय होता था। युद्ध के बाद की ये बात है। इस समय कुमारपाल अजमेर जीतने के बाद चित्तौड़ आया, ठीक है। अर्णोराज के दरबार में देवबोध और धर्मघोष नामक विद्वान थे। अर्णोराज के दरबार में कौन कौन थे, एक तो था देवबोध, ठीक है, और एक धर्मघोष। तो ये प्रसिद्ध विद्वान थे अर्णोराज के दरबार में। इसने खरतर गच्छ संप्रदाय के जैनों को भूमि अनुदान में दी थी। तो ठीक है, अर्णोराज ने कौन से जैनों को भूमि अनुदान दी थी, खरतर गच्छ संप्रदाय। ये भी इंपोर्टेंट, ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा। नाम भी अजीब सा है, याद रखने की कोशिश हो या अगर आप याद रख सको तो रख लीजिएगा। इसके पुत्र जगदेव ने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये भी होता था उस टाइम पे। इसने दिगंबर व श्वेतांबर विद्वानों के मध्य हुए शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। इसने पार्श्वनाथ मंदिर को सुवर्ण कलश भेंट किया था और अपने अंतिम समय में अपने बेटे अर्णोराज की शासन अनुराज को शासन सौंप कर पुष्कर पुष्करायण चला गया था, ठीक है। तो अर्णोराज ने अपना जो शासन था वो किसको सौंपा था, अर्णोराज को, ठीक है। अर्णोराज ने अर्णोराज को कैसे सौंपा था, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। हम्म
अपने अंतिम समय में अपने बेटे अनुराज सेकंड को, ठीक है, इन्होंने अनुराज सेकंड को शासन सौंपकर पुष्कर राज चला गया था। अब आते हैं हम विग्रहराज चतुर्थ पे, ठीक है, वो अनुराज ने अनुराज सेकंड को दिया था, ठीक है। जगदेव अपने पिता अनुराज की हत्या कर शासक बना, अपदस्थ परंतु उसे अपदस्थ करके उसका छोटा बेटा, छोटा भाई विग्रहराज चतुर्थ शासक बन जाता है, ठीक है। दशरथ शर्मा के अनुसार इसका शासन काल अजमेर सपाल दक्ष के चौहानों का स्वर्ण काल माना गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अभी। इसने दिल्ली का, जिसे हम दिल्ली के नाम से भी जान सकते हैं, दिल्ली का के तोमर राजा को हराया था। ये जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है। और विग्रहराज ने गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल को भी हराया और उसके अधीन क्षेत्र जो जैसे जालोर, पाली, नाडोल, चित्तौड़ आदि पर अधिकार कर लिया था। इसने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाए, दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लगवाए। वास्तव में यह अभिलेख अशोक के टोपरा, टोपरा कहाँ पे, हरियाणा में, अशोक के टोपरा स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण किया गया है, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला में लगवा दिए थे, ठीक है। इस अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ ये घोषणा करता है कि मैंने आर्यावर्त से मुसलमानों को समाप्त कर दिया है तथा मेरे उत्तराधिकारी भी उन्हें अटक नदी तक सीमित रखेंगे, ठीक है। तो ये विग्रहराज ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था राजस्थान की हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री के लिए। बिशलपुर नगर की स्थापना भी विग्रहराज ने की थी। यहाँ पर तालाब तथा शिव मंदिर का निर्माण भी विग्रहराज ने ही करवाया था। विग्रहराज ने हरिकेली नामक नाटक लिखा और भारवी के किरातार्जुनी नाटक पर आधारित है, ठीक है। अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला तथा सरस्वती मंदिर की भी स्थापना विग्रहराज ने की थी। यहाँ से प्राप्त विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है, ठीक है। इनके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें विग्रहराज तथा इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी की प्रेम कहानी है। यह पुस्तक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा गजनी के शासक खुसरो शाह की राज्य का वर्णन भी करती है, ठीक है। संस्कृत पाठशाला में हरिकेली व ललित विग्रहराज की पंक्तियां दीवारों पर उत्कीर्ण की गई है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को मस्जिद में बदल दिया था। इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। यहाँ पर पीर पंजाब शाह का अढ़ाई दिन का उर्स लगता है, ठीक है। धर्म गो सूर्य के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। इनकी उपाधि क्या क्या है, बिसल देव और कवि बंधु। किलहोर्न ने भी उसकी विद्वता की प्रशंसा की और उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था, कौन, विग्रहराज चतुर्थ, जो कालिदास और बहुभूति की खोज कर सकता था। अपार गांगे, ठीक है, ये विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था, परंतु जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने इसे अपदस्थ कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। पृथ्वीराज द्वितीय कौन थे, 1167 में ये आते हैं। पृथ्वीराज द्वितीय ने हास्य अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया था। इसने हास्य में अपने मामा गुहिल किल्हण की नियुक्ति की थी और हास्य में एक महल का निर्माण पृथ्वीराज ने करवाया था। 1168 ईस्वी में धोड़ गांव, जो कहाँ पे था, भीलवाड़ा में, धोड़ गांव के रूठी रानी मंदिर से प्राप्त अभिलेख से ये जानकारी हमें मिलती है कि पृथ्वीराज द्वितीय ने अपने बाहुबल से राज्य प्राप्त किया था। इस अभिलेख में इसकी रानी का नाम सुहाव देवी बताया गया है, ठीक है। तो पृथ्वीराज द्वितीय की रानी का नाम क्या था, सुहाव देवी। इन्होंने मेनाल में, जो मेनाल कहाँ पे, भीलवाड़ा में,
सुहेश्वर शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, सोमेश्वर आते हैं बाद में। अर्णोराज की चालुक्य रानी कंचन देवी का पुत्र था सोमेश्वर। अतः इसका बचपन अपने ननिहाल गुजरात में सिद्धराज जयसिंह कुमारपाल के दरबार में बीता। इसने कुमारपाल के शत्रु कोंकण नरेश मल्लिकार्जुन की युद्ध में हत्या की थी। कोंकण विजय के समय ही इसने चेदी नरेश अचल राज कलचुरी की राजकुमारी कर्पूरी देवी से विवाह किया था। ठीक है, बिजोलिया के अभिलेख में इसने मंदिर को रेवणा नामक ग्राम दान में दिया था। इस अभिलेख में इसका नाम प्रताप लंकेश्वर भी मिलता है। ठीक है, सोमेश्वर का नाम बिजोलिया अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर भी मिलता है। इसने अजमेर में वैद्यनाथ का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और ब्रह्मा विष्णु महेश की उस मंदिर में मूर्तियां लगवाई। और अजमेर में 5 मंदिर के निर्माण भी इन्होंने करवाए, जिसे 5 कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, इसने अपने पिता अर्णोराज व स्वयं की मूर्तियां भी लगवाई थी सोमेश्वर ने। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय पे हम आते हैं। अब पृथ्वीराज तृतीय का टाइम पीरियड कितना है? 1177 से 1192 का समय है। पृथ्वीराज तृतीय पे आते हैं हम। 1177 से 1192 का समय है। इनकी माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी, जो चेदी देश के कलचुरी वंश के शासक अचल राज की पुत्री थी। ये 11 वर्ष की उम्र में राजा बना। अतः इसकी माता कर्पूरी देवी इनकी क्या थी? संरक्षिका थी। कर्पूरी क्योंकि 11 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे, तो जरूरी था कोई राज्य को संभाले। राज्य के ऐसा कोई वयस्क आदमी, समझदार आदमी, जिनके संरक्षण में, जिनके मार्गदर्शक से राज्य चल सके। कर्पूरी देवी ने अपने योग्य मंत्रियों की सहायता से 1 वर्ष तक शासन का मैनेजमेंट किया था। तो इनमें कौन कौन से प्रमुख मंत्री थे? केमास, भुवनमल, स्कंद, वामन और सोड। 1 वर्ष बाद पृथ्वीराज ने शासन का मैनेजमेंट संभाला। अपने चचेरे भाई अपार गांगे तथा नागार्जुन के विद्रोह को इसने दबाया। नागार्जुन ने गुड़गांव को केंद्र बनाकर विद्रोह किया। देवभट्ट नागार्जुन का सेनापति था। ठीक है, 1182 ईस्वी में हिसार तथा गुरुग्राम क्षेत्रों में भंडानक जनजातियों के विद्रोह को पृथ्वीराज ने दबाया। इसकी जानकारी हमें जीनपति सूरी के लेखन से मिलती है। भंडानक जनजाति पहले पंजाब के सतलज क्षेत्र में रहती थी, लेकिन बाद में मथुरा, भरतपुर, अलवर क्षेत्रों में उपद्रव कर रही थी। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया है? बहुत साहसिक काम किए हैं, अपने भाइयों से भी लड़ना पड़ा है। ठीक है, सिंहासन बचाने के लिए। महोबा का युद्ध, जिसे हम तुमुल का युद्ध भी कर सकते हैं, 1182 में ये हुआ। पृथ्वीराज और परमादिदेव चंदेल के, जो महोबा का राजा था, उसके बीच में हुआ। कारण क्या था इस युद्ध का? परमादिदेव चंदेल ने पृथ्वीराज के घायल सैनिकों की हत्या करवा दी थी और पृथ्वीराज उस युद्ध को जीत गया था, तथा इसने पंजुन राय को महोबा का प्रशासक नियुक्त किया और परमादिदेव चंदेल के बहादुर सेनापति आला उद्दल युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है,
नागौर का युद्ध, ठीक, 1184 में ये होता है। और पृथ्वीराज और भीम द्वितीय जो चालुक्य वंश से थे, गुजरात से ये बिलोंग करते थे। इसका कारण क्या था, क्योंकि दोनों आबू की राजकुमारी इच्छुई देवी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन बाद में पृथ्वीराज ने ही उनसे विवाह किया था। ठीक है, दोनों राज्यों की सीमाएं नाडोल से मिलती थी तथा दोनों राज्य साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। ठीक है, जगदेव प्रतिहार ने इनके बीच में संधि करवाई थी। किन किन के बीच में? पृथ्वीराज और भीम द्वितीय के बीच में। ठीक है, चौहान और गढ़वाल विवाद क्या था? पृथ्वीराज चौहान से बिलोंग करते थे और गढ़वाल से जयचंद जो कन्नौज का शासक था। कारण क्या था विवाद का? दिल्ली का उत्तराधिकारी साम्राज्य विस्तार, कि दिल्ली का राजा कौन बने, और साम्राज्य का विस्तार की नीति दोनों की थी कि पृथ्वीराज चौहान भी क्या था, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था और जयचंद भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। जयचंद द्वारा चंदेलों को दी गई सहायता। ठीक है, जो चंदेल थे वो पृथ्वीराज के दुश्मन थे और जयचंद ने उल्टा काम किया, क्या इनको सहायता देके। ठीक है, पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे शादी कर ली थी। इस प्रेम कहानी को दशरथ शर्मा ने ऐतिहासिक सत्य के रूप में स्वीकार किया। गोपीनाथ शर्मा और सीवी वैद्य ने भी इसे स्वीकार किया था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, सॉरी, पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुआ कब? 1191 में। कारण क्या था इस युद्ध का? गौरी ने तबर हिंद जो बठिंडा पंजाब में, तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था और काजी जियाउद्दीन को उसका एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने गौरी को घायल कर दिया था। काजी जियाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया इस युद्ध में और धन देकर उसे फिर से छोड़ दिया। ठीक है, उससे धन लेकर क्या किया, उसको रिहा कर दिया, बेल दे दिया मतलब। ठीक है, नेक्स्ट चलते अपन तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में होता है। गौरी इस युद्ध को जीता था। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा हरियाणा के पास सुरक्षित नामक स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन शासन किया। हसन निजाम की पुस्तक कौन क्या थी? ताज उल मासिर था। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की हार के क्या क्या कारण थे? पहला कारण था पृथ्वीराज के हारने का, चौहान के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ विवाद थे, अतः किसी भी राजा ने गौरी के खिलाफ उसकी सहायता नहीं की। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना गौरी की सेना से के मुकाबले कम थी। उसने अधिकतर सेनापति अन्य युद्ध से व्यस्त थे। ठीक है, जो पृथ्वीराज के जो सेनापति थे वो अलग अलग जगह पे क्या थे, एंगेज थे। कौन कौन? स्कंद और उदयराज ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया और सोमेश्वर गौरी से मिल गया था। ठीक है, तराइन के पहले युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को युद्ध की तैयारी करने का पर्याप्त समय दे दिया था। गौरी एक अच्छा सेनापति था वैसे, उसने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था गौरी ने। ठीक है, तुर्क सेना ने घोड़े का प्रयोग किया था उस युद्ध में और राजपूतों ने हाथियों का। तुर्कों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये क्या थे? ये सब पृथ्वीराज चौहान की हार के प्रमुख कारण थे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के युद्ध का महत्व और प्रभाव और परिणाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया। राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई। तब पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी राजपूत शासक राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत पर विदेशी शासन का सिलसिला प्रारंभ हो गया। 1947 तक ये चलता रहा। तुर्कों के शासन के बाद भारतीय सांस्कृतिक एवं सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव दिखाई दिए। उसमें सकारात्मक कारण कौन कौन से थे, प्रभाव कौन कौन से हैं? भारत में इंडो इस्लामिक संस्कृति का उदय हुआ।
जिसके कारण स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत पर देखे गए उसके प्रभाव। ठीक है, भारत में सूफी और भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए तुर्कों के आने के कारण। ठीक है, और नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ? तुर्क आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा, जिससे हिंदू व बौद्ध संस्कृति का पतन हुआ। 1200 ईस्वी के बाद बौद्ध संस्कृति भारत से लगभग ही समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो तराइन के युद्ध का ये महत्व और प्रभाव और परिणाम थे। पृथ्वीराज चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थी? कला व संस्कृति विभाग की स्थापना की थी इन्होंने। इनके मंत्री कौन थे? पद्मनाभ। ठीक है, दिल्ली के पास इन्होंने पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। इनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे? चंद्रप्रदाय, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। जयानक ने लिखा है पृथ्वीराज विजय। वागीश्वर ने लिखा है जनार्दन। और विश्वरूप, विद्यापति गौड़ और आशाधर। ठीक है, तो ये कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन हम यहाँ पे करते हैं। पृथ्वीराज चौहान पर अपरिपक्व सेनापति व अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन ये आरोप सही नहीं है, क्योंकि तराइन के दूसरे युद्ध से पहले उसे किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता। भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना, माफी मांगने पर दुश्मन को माफ कर देना उस समय की हिंदू संस्कृति के आदर्श थे, तथा पृथ्वीराज चौहान भी अपने उन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था। हालांकि उसकी हार ने भारत की गुलामी के मार्ग प्रशस्त कर दिए, लेकिन फिर भी मध्यकालीन इतिहास में उसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, आप समझ सकते हो इस बात को कि जो राजपूत थे वो दो तीन चीजों के बहुत पक्के थे। ठीक है, कि एक मानवता पर बिलीव करते थे कि पीछे से वार नहीं करेंगे, हम हमेशा आगे से ही वार करेंगे। ठीक है, और चाहे कट्टर दुश्मन हो, कट्टर विरोधी हो, अगर वो राजपूतों के सामने अगर माफी मांग ले तो राजपूत उनको माफ कर देते। ये हमारे भारतीय की क्या, हमारे हिंदुओं की ये विशेषता हमेशा से और आज भी है हमारी विशेषता। ठीक है, हम अहिंसा परमो धर्म पर विश्वास करते हैं। ठीक है, हम विश्व कुटुंबम विश्व कुटुंब के ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, हम बुद्ध के विचारों पर विश्वास करते हैं, गांधी के विचारों पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ी करते हैं हम। ठीक है, हम अहिंसा पे ऐसे ही थोड़ी है, कोई नया काम थोड़ी किया है महात्मा बुद्ध ने आके। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे हिंदुओं की संस्कृति रही है, हमारा नेचर ही ऐसा है। ठीक है, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो हमारे आंतरिक मन में इस तरीके के गुण विकसित कर दिए कि मानवता पे हम बिलीव करेंगे, मानवता पे बात करेंगे, मानवता का पालन हम करेंगे। ठीक है, हिंसा पे हम विश्वास नहीं करते। ठीक है, हाँ मानते हैं आजकल की कुछ चीजें अलग हो गई है, उसके कारण अलग है। ठीक है, लेकिन देखा जाए मैक्सिमम रूप में हम देखें कि हिंदुओं के ये गुण विशेष हैं। कौन कौन से थे इसमें? क्योंकि सही सून था। ठीक है, जब हम बात करते हैं, जब कभी आप पढ़ोगे कि भारत क्या है, तो भारत की विशेषता में हमें एक सहिष्णुता, ठीक है, परोपकारिता, मूल्यों पे विश्वास, ये सब चीजें हमें उसमें पढ़ने को मिलेगा। पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां कौन कौन सी है? राय पितौरा और दल पुंगल। ठीक है, तो ये हुआ आपका चौहान वंश के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को भी पूरा कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, बार बार देखते हो, अगर नोट्स बना लेते हो, तो इस वीडियो से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और अगर बनता है तो वो सभी के लिए डिफिकल्ट होगा। 1% या फिर कुछ लोगों के पास ही या तो तुक्के से सही होगा वो क्वेश्चन, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। तो मेरे को लगता है कि ये पर्याप्त मटेरियल है आपके लिए किसी भी एग्जाम को कवर करने के लिए। चौहान और अजमेर
राजाओं से रिलेटेड। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए।